हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। तो आज हम लोग कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉस्ट बेसिकली क्या होता है? लागत। जब बिज़नेस करते हैं ना बेटा, तो कोई भी चीज़ को बेचने में हमारी कॉस्ट लगती है, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बुक सेल करता हूँ, जब सेल करता हूँ बेटा, तो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट, इसको डेवलपमेंट करवाने के लिए, पूरा टाइपिंग करवाने के लिए, एडिट करवाने के लिए, प्लस इसको बेचते वक्त आप जब पेमेंट करते हो तो पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, और आपके लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे टीम रखा हुआ है, जो कस्टमर सपोर्ट टीम होता है, बेसिकली स्टूडेंट सपोर्ट जो टीम होती है, सेल्स टीम होती है, टेक टीम होती है, उन सबको रखा गया है। हमारे पीछे ऐप और वेबसाइट काम करते हैं। तो इनके क्या होता है, इनके लिए एक कॉस्ट होता है, हमारी एक लागत होती है, ठीक है। लेट से हमने 100 रुपये इन सब का कॉस्ट लगाया कि हमारे पास 100 रुपये का ये हमारा कॉस्ट है। तो अगर मैं आपको बुक सेल करूँगा तो या तो उसे 105 पे करूँगा या 110 पे करूँगा, जो भी हो, जिससे 10 रुपये 5 रुपये हमारे पास प्रॉफिट कुछ ना कुछ बचे। तो जो ये कॉस्ट होता है ना, जो 100 रुपये हमने निकाला, ये एक्चुअली इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग समझेंगे कि कॉस्ट क्या होता है, प्लस इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखा जाए बेटा, कॉस्ट जनरली मतलब होता है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो एक्चुअल हो सकते हैं या नोशनल हो सकते हैं। एक्चुअल मतलब सच में जो खर्च किया, और नोशनल होता है जो एक्चुअली में आपने पैसे के टर्म में नहीं खर्च करा है, बट उसमें लगाया है। जैसे मैंने इस बुक को लिखने में अपनी मेहनत दी है, जब मैंने अपनी मेहनत दी है तो वो पैसे के टर्म में तो नहीं था, बट नोशनल तो था ना बेटा। ओके, चलो यही बोला है जो यहाँ पे दिया गया इस चीज़ को डेवलप करने के लिए। हाउएवर जो टर्म होता है कॉस्ट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड, ठीक है। इसको एग्जैक्टली कोई डिफाइन नहीं कर सकता। अब बोलते हैं ना, एक इंसान एक चीज़ को डेवलप कराने में अपना समय लगाता है, मेहनत करता है। जैसे मैं आप तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ाने के लिए मैंने कितने खुद पढ़ाई करे होंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मैंने खुद जो पढ़ाई की वो नोशनल एक्सपेंस है, मैंने अपने ज़िंदगी के वो समय खर्चे हैं चीज़ों को सीखने के लिए, तब मैं आज तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, डायरेक्टली जो कॉस्ट होता है बेटा, इसको हम लोग पैसे के टर्म में नहीं नाप सकते। अब जैसे मैं बताऊँ, अभी तुम्हें दिखाता हूँ, अभी एक्चुअली मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, लेट से अभी की टाइम दिखाता हूँ, टाइम कितना हो रहा है। ओके, अभी की टाइम देखोगे सुबह के 3:56 यानी 4 बज रहे हैं। 15 सितंबर 2025 का दिन है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, सुबह का 4 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो जाना चैनल पे। ओके, बिकॉज दिन में ऑफलाइन क्लासेस होता है। ओके, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इनरोल्ड है हमारे यहाँ, उनको लेकर के भी है, और इवन थोड़ी ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहाँ पे है। प्लस दिन में मेरी भी पर्सनल थोड़े काम है, प्रोफेशनली वो काम करता हूँ। मैं खुद भी पढ़ता हूँ, ऐसा ही सेट कि मैं सीए कर रहा हूँ, तो मेरी भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी खासी है। ओके, और उसके बाद फिर यूट्यूब भी देखना है, कोशिश कर रहे हैं अपन ग्रो करने की कम्युनिटी को धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं मुझे रात को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास दिन में टाइम नहीं है। अब सोचो, मैंने रात की नींद को तबाह करा है। ओके, मैं रात 12 बजे से आज मैं तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने रिकॉर्ड किया है, तुम्हें लेक्चर अगले एक एक दिन पे डिफरेंसेस पे देखेगी, बट मैंने पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया है ई कॉमर्स का। उसके बाद रिकॉर्ड किया है मैंने तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। उसके बाद मैंने फाइनल अकाउंट का रिकॉर्ड किया है। उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट का, कॉस्ट का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेसिकली देखोगे ये चौथा रिकॉर्डिंग है मेरा। ओके, 4th रिकॉर्डिंग मेरा ये होने वाला है। समझो मैं 11 बजे से कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी बीच बीच में थोड़ा बहुत 10-15 मिनट ब्रेक, चाय कॉफ़ी लेके, जिससे मुझे नींद ना आए। एकदम नींद मेरे पे हावी हो रखा है। तो कहीं ना कहीं बेटा ये कॉस्ट है कि नहीं है, मैंने अपना सब कुछ दिया है यहाँ पे। बोलते ना, तन मन दोनों ही दे रखे इसको बनाने में। तो यहाँ पे पैसे का टर्म में नहीं है, बट ये कॉस्ट तो है ना, तो इसको डायरेक्टली आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसको यहाँ पे बोला जा रहा है इट इंटरप्रिटेशन डिपेंड अपॉन। इसका इंटरप्रिटेशन फिर कैसे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री, किस नेचर ऑफ बिजनेस में और इंडस्ट्री में ये जा रहा है, और ये किस क्षेत्र में यूज़ हो रहा है। जैसे बोला ना कि ये मेरे लिए कॉस्ट है, मैंने अपना मेहनत दिया, रात का मेरा नींद कॉस्ट क्या हुआ, अपने नींद की कुर्बानी करी मैंने। जैसे मुझे दिन भर कल परेशानी होने वाला है, क्योंकि मैं कल रात को सोया हूँ, आज रात को नहीं सोया। स्पेशली मैं बता रहा हूँ संडे का दिन, अभी मंडे हो गया, बट संडे का रात जो सुबह, मंडे को दिन लोग काम करते हैं, सुबह से काम चालू करते हैं, मैं रात को 11 बजे से काम पे बैठा हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे कॉस्ट है, तो इसको भी कॉस्ट कहा जाता है बेटा, ठीक है। इन बिजनेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर क्वाइट नॉमिनल। चीज़ों का खरीदना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना एक्सपेंसेस पे, एक नॉमिनल बात है, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मे बी डिटरमाइंड विदाउट द कंसिडरिंग द सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। कॉस्ट जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है बिना कंसिडर किए हुए सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, कोई प्रोडक्ट आप कंज्यूमर तक पहुंचाते हो,
तो उसको उसमें जो भी खर्चे आते हैं पैकेजिंग वगैरह वो हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर में चले जाते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड में बात करूँ, बिजनेस और इंडस्ट्री वेयर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर वेरी हाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होता है और कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। इस वजह से इस कैलकुलेट आप कॉस्ट को कैलकुलेट एक्यूरेटली नहीं कर पाते हो बिना कंसिडरिंग द सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आप सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ऊपर लग रहा है, सॉरी फिर से मैं करेक्ट कर देता हूँ। बेटा जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली हमारे सेल कर रहा है हमने तो कमीशन देना, हमारे रिटेलर्स को एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देना, पैकेजिंग कॉस्ट, थोड़े बहुत एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, वो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर आते हैं। और कभी भी हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होता है, हम लोग इसके बिना कभी भी कॉस्ट को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट चार्ज करता है। जैसे हमने बुक बनाया था, हमारी सेल्स टीम उनको हर मंथ मुझे सैलरी देनी है, ठीक है। मैं बुक बेचूँ ना बेचूँ फ़र्क इससे कभी भी नहीं पड़ता, वो 1 तारीख को बोलेंगे मुझे सैलरी चाहिए। समझ में आ रहा है। जो वेबसाइट उनके सर्वर के कॉस्ट लगने हैं, जो कॉस्ट प्रिंटिंग होके आ रखी है वो पहले से मैंने पैसा डाले हैं उसके अंदर, तब वो कॉस्ट प्रिंट मतलब बुक प्रिंट होकर के आई है, नहीं तो बुक प्रिंट होकर के नहीं आएगी। ऐसा नहीं है ना कि मैं बोलूँगा ये एजुकेशनल चीज़ है तो प्रिंटर वाला भैया बोलेगा नहीं कोई बात नहीं आप फ्री में करवा लो, या फिर हमारे जो सेल्स टीम है वो बोलेगी नहीं सर ठीक है हम लोग फ्री में काम करेंगे, नहीं वो लोग बोलेंगे पैसा देने में निकल रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ओवरहेड्स है जो कि बहुत ही हाई अमाउंट चार्ज करते हैं, ओके। अमाउंट मतलब ये कंट्रीब्यूशन रखते हैं अपना, और इनको कैलकुलेट बोलते हैं कभी भी कॉस्ट को कैलकुलेट करते वक्त इनको कंसिडर करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म कॉस्ट इज यूज्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर का कॉस्ट में बी मीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एन आर्टिकल। एक प्रोड्यूसर के लिए जो एक मैन्युफैक्चरर है उसके लिए कॉस्ट क्या होगा, एक प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट बनेगा। मान लो कोई एक पेन बनाता है तो पेन बनता है किसी फैक्ट्री में और उसको पेन को बनाने में 8 रुपये का कॉस्ट आ रहा है तो वो उसका कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन वही बात करें वेयर आज फॉर अ कस्टमर, वो प्राइस उसका कॉस्ट होता है जितने भी वो आर्टिकल को खरीदा है। मतलब कि मान लो कस्टमर के लिए, मान लो एक मैन्युफैक्चरर है और ये कस्टमर है, इसने एक पेन बनाया, ठीक है, पेन बनाया और इसकी कॉस्ट इसको 8 रुपये पड़ रही है तो इसके लिए इसका कॉस्ट कितना पड़ा, 8 रुपये पड़ गया। बट ये कस्टमर जब मार्केट में जाता है तो यही पेन इसको 20 रुपये का लेट से मिलता है, तो इस कस्टमर के लिए इसका कॉस्ट कितना पड़ा, 20 रुपये पड़ा। समझ में आ रहा है। ऑब्वियस ही बात है, इसके अंदर बहुत सारे फिर डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, प्रॉफिट वगैरह, टैक्सेस वगैरह सारे इंक्लूडेड होते हैं, ओके। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर मे बी द फैक्ट्री कॉस्ट, क्या होता है ये फैक्ट्री कॉस्ट होता है, ऑफिस कॉस्ट होता है, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। मनी स्पेंड ऑन द मटेरियल इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जो भी हम लोग मटेरियल पे पैसा खर्च करते हैं इसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोला जाता है। वेयर एज द मनी स्पेंड ऑन द लेबर इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ लेबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ लेबर कहते हैं। समझ में आया। आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट होता है। तो पहला हमारे पास मटेरियल होता है। मटेरियल का मतलब क्या, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सब्सटेंस फ्रॉम विच द प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है आपकी रॉ मटेरियल की। किसकी बात हो रही है, रॉ मटेरियल की, ओके। जैसे मुझे एक ब्रेड बनाना है, ब्रेड बनाने के लिए मुझे मैदा चाहिए होगा, ठीक है। कपड़े बनाने, क्लॉथ बनाने, तो उसके लिए मुझे कॉटन चाहिए होगा। अगर मुझे शुगर कैन चाहिए होगा, किसके लिए, अगर चीनी बनानी है तो, ठीक है। अगर मुझे लेदर बनाना है तो मतलब लेदर का कुछ सामान बना तो मुझे लेदर चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, हमारे मटेरियल हो जाते हैं, ठीक है ना। मटेरियल कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। कई बार डायरेक्ट मटेरियल भी होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मान लो ब्रेड में फ्लोर मैंने यूज़ किया, फ्लोर मैंने जब यूज़ किया मैदा, तो वो डायरेक्ट मटेरियल था, लेकिन उसके साथ मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा ईस्ट भी यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। या फिर मान लो कि मैं जिस भी फॉर एग्जांपल एक तंदूर से मैं बना रहा हूँ ब्रेड को, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी लगा वो इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना वो बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो मटेरियल में आ जाता है। आगे बात करता हूँ लेबर, या फिर पिज़्ज़ा का एग्जांपल है लो, पिज़्ज़ा का बेस हो गया, अब उसके ऊपर ऑरिगेनो भी डालते हैं, तो ऑरिगेनो क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया ना, कि ऑरिगेनो के बिना भी बन सकता है, बट ऑरिगेनो साइड में डलता है, बिना टॉपिंग्स चीज़ वगैरह तो है ही, बट ऑरिगेनो भी उसका मटेरियल का पार्ट है, ठीक। लेबर की बात करते हैं, ये वो खर्चा होता है जो ह्यूमन एफर्ट पे डालते हैं, जैसे कि जेठालाल सैलरी पे करता है,
नट्टू काका को, बगा को, और क्या मगन है उसको, तो ये सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट हो जाते हैं। ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। अगर मान लो कि हमारा लेबर फैक्ट्री में काम करता है और उसको हमने सगा पगार, वेजेस, सैलरी पे करा तो वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन मान लो वही लेबर आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में काम करता है, फैक्ट्री में नहीं है बल्कि वो इनडायरेक्टली काम कर रहा है, तो जैसे किसी को कमीशन वगैरह पे किया या फिर कुछ दिनों के लिए, एक दिन के लिए हमने लेबर को हायर किया, तो वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर के अंदर में आ जाता है। एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है बेटा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। जैसे कि मानो मेरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर चीज़ें बन रही है, उस फैक्ट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ रही है, उस फैक्ट्री का जो रेंट आ रहा है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन मान लो उस फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए हमने कहीं एक ऑफिस बना रखा है, एक हेड क्वार्टर बना रखा है, ओके, जहाँ पे हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं। उस ऑफिस की जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ रही है, उस ऑफिस की जो रेंट आ रही है, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। ओवरहेड्स की बात करूँ तो ओवरहेड बेसिकली स्टैंड करता है इनडायरेक्ट। जो भी चीज़ें इनडायरेक्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे होता है, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है ना। अदर वर्ड में बात करें तो ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ओवरहेड्स। जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं बेटा वो ओवरहेड्स होते हैं। दे मे बी इनकर्ड इन द फैक्ट्री और बाय ऑफिस और इन द सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। 10 ओवरहेड्स आर द 3 टाइप्स। अब देखो ओवरहेड्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो फैक्ट्री में यूज़ होता है। जैसे फैक्ट्री में लुब्रिकेंट्स ऑयल यूज़ होती है। देखो कि लुब्रिकेंट्स ऑयल बेसिकली क्या होता है, जो मशीन वगैरह में ऑयल डालते हैं, जैसे स्मूथनिंग फंक्शन हो मशीन की, वो हो जाता है। बाइक वगैरह में देखो कि चेन वगैरह में डालती है अपन, साइकिल के चेन वगैरह में भी डालती है लुब्रिकेंट ऑयल, जिससे क्या हो सके वो चैन स्मूथली चले। ओके, फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं, बहुत सारी छोटी चीज़ें होती है जो यूज़ होता है प्रोडक्ट को बनाने में। फिर इनडायरेक्ट लेबर की बात करेंगे तो गेट कीपर सैलरी हो जाता है हमारा, जो बेसिकली गेट कीपर क्या होता है, जो गार्ड वार्ड होते हैं। टाइम कीपर की सैलरी हो जाती है, वर्क मैनेजर की सैलरी हो जाती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखोगे तो फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो गया, फैक्ट्री की लाइटिंग के खर्चे हो जाते हैं। वही ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होता है दूसरा, जिसके अंदर क्या हो जाता है, ऑफिस सच एज प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, ब्रूम झाड़ू वाड़ू होते हैं, डस्टर वगैरह का खर्चा आता है, ठीक है, पोछा वछा लगाने का। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर जैसे देख लो सैलरी पे करते, जो हम लोग ऑफिस के मैनेजर हो गए, ऑफिस के अकाउंटेंट क्लर्क हो गए, उनको पे करते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंसेस सच एज रेंट हो जाता है, इंश्योरेंस होता है, ऑफिस होती है, लाइटनिंग होती है, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट ऑफिस के एक्सपेंसेस में आते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बोलते हैं। फिर तीसरा आता है हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे पैकेजिंग मटेरियल हो जाता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी होती है, जो यूज़ किया जाता है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इनडायरेक्ट लेबर होता है, सॉरी, इनडायरेक्ट लेबर होता है जैसे सैलरी हो जाता है सेल्स मैनेजर का, सेल्समैन का सैलरी हो गया। आप रेंट इंश्योरेंस देख लो, ऑफिस की एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस देख लो। तो ये S&D इसमें आते हैं। S&D का मतलब से बेसिकली इसको हम लोग S&Ds बोलते हैं बेटा, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, इसका बहुत खूबसूरत सा ये चार्ट है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे हर एक चार्ट दे रखा। मटेरियल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल आता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर देखोगे डायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय आता है। अदर एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। जितने भी इनडायरेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं। ओवरहेड्स के अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स हम लोग कलेक्टिवली बोल देते हैं इनको। ठीक है, जो मटेरियल यूज़ होता है उनको, जैसे मटेरियल होता है ना, तो हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल की जगह हम लोग को प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हम लोग बोल देते हैं। वही एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बोलते हैं ऑफिस वालों को, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं। तो देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देखोगे एक डायरेक्ट कॉस्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। वही बात करोगे बिहेवियर के हिसाब से तो वेरिएबल होता है, फिक्स्ड होता है और सेमी वेरिएबल होता है। फिर बेसिस ऑफ कंट्रोल के हिसाब से बात करोगे, कंट्रोलेबल कॉस्ट होता है, इनकंट्रोलेबल कॉस्ट होता है। फिर टाइम के हिसाब से हिस्टोरिकल और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होते हैं। और उसके बाद आखिरी हमारे पास आता है अदर कॉस्ट, जिसमें आउटले कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट आता है। अब ये क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। देखो बेसिस ऑफ नेचर की बात करते हैं। देखो सबसे खूबसूरत पार्ट इस चैप्टर का, जो कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बहुत ही ईजी तरीके से बताया। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ यूज़ ही नहीं करा, क्योंकि इतनी बड़ी चार्ट को, इतने बड़े कंटेंट को याद करना आसान नहीं है, और एग्जाम में क्वेश्चन तो बनेंगे। और टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है। अगर जो बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा है उसको ये नहीं आता तो सवाल उठेगा, बेटा क्यों नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बॉक्सेस का यूज़ किया, बेसिकली रॉ एंड कॉलम का फॉर्मेट का यूज़ किया है। ओके, और इसी में सारी चीज़ों को खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया, जिससे तुम्हें एकदम बोलते हैं ना सीधे दिल पे लगेगा, आसपास नहीं लगेगा, सीधे दिल पे निशाना लगेगा, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर को इजी तरीके से एक्सप्लेन करा है। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक, जो इस पर मेहनत किया अभी मेरे को वर्थ इट लगता है पढ़ते वक्त, क्योंकि तुम्हें जो कंटेंट मिल रहा है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे नेचर ऑफ कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज गिवन बिलो। कैसे सर?
डायरेक्ट कॉस्ट में एक होता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी ऊपर बात किया है, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में लग जाते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के, ये डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं प्रोड्यूस करने में स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सेम ये भी है, ओके। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, आप कोई वर्कर को वेजेस पे करते हो, ठीक है, स्पेशल टूल्स इक्विपमेंट वगैरह बाय करते हो, सिंपल सी बात, हो गया, ख़त्म, आसान था। एग्जाम में सेम लिख डालने का कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा। आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसके अंदर भी इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट लेबर होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ये डायरेक्टली नहीं लगाए जाते किसी के अंदर, बस बल्कि इनडायरेक्ट लगाए जाते हैं, सेम चीज़ बताया गया है यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे लुब्रिकेंट्स हो गया, ऊपर डिस्कस किया है अभी, सैलरी हो गया, फैक्ट्री रेंट वगैरह हो गया, बस हो गया, ख़त्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट लिपट गया हमारा इतने में ही। कई बच्चों को समझ तक नहीं आता, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, टीचर कई बार स्कूल में जो पढ़ाते हैं ज़्यादा फोकस करते नहीं, बच्चों को समझता नहीं, बस ऐसे ही में रटाफाजी में ख़त्म हो जाता है। और इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रट रहे होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ चुका, अगर समझ में आया तो कॉमेंट में ज़रूर बताना। आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। डिफरेंसेस है बेटा, इसमें क्या ही बताना, जो ऊपर बताया है वही है। आगे बात करते हैं बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये हम तुमको समझाते हैं, समझना। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि हमारे पास हमें ब्रेड बनाना है, हमारे पास लेट से 100 किलो मैदा है। अब इसमें हो सकता है हम क्या करें, लेट से कि हम बोलते हैं 1000 पैकेट्स क्या होते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, ओके। लेट से एक दिन हमने 500 पैकेट्स ही ब्रेड बनाए हैं, तो उस दिन हो सकता है 50 किलो ही मैदा खत्म हो। लेकिन किसी दिन अगर हम लोगों ने 1500 पैकेट्स क्या हुआ, ब्रेड बनाए, तो उस दिन 1500 किलो मैदा खर्च हो। मतलब कि देखो कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ रहा है। अगर मैं क्वांटिटी घटा दे रहा हूँ तो रॉ मटेरियल का खर्चा घट रहा है, तो वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, ये सारे क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम प्रोडक्शन करो या ना करो, खर्चा तो लगेगा सर। जैसे मान लो एक प्रीमाइसेस मैंने ले रखा है फैक्ट्री का, ठीक है, मैंने यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करी है और इसका रेंट हर महीने 1 लाख रुपए जा रहा है, और मान लो साल के 2 महीने मैंने प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं करा, क्या ये 2 महीने का प्रोडक्शन तो नहीं करा सर, लेकिन क्या ये 2 महीने का रेंट लगेगा? जवाब है यस, मकान मालिक तो नहीं छोड़ेगा ना। मतलब हमने प्रोडक्शन करा या नहीं करा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से 2 महीने का 2 लाख रुपए तुम्हें रेंट तो देना ही पड़ेगा। किसी महीने में हो सकता है तुमने बहुत दबा के प्रोडक्शन किया, 24 घंटे 7 दिन 24/7 तुमने प्रोडक्शन किया, फिर भी कितना रेंट देना होगा सर? फिर भी 1 लाख रुपए पर मंथ ही देना पड़ेगा। तो यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितना प्रोडक्शन करते हो, कम करो ज़्यादा करो, आपको फिक्स्ड कॉस्ट एक सर्टेन होती है, वो देना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। सेमी वेरिएबल क्या होते हैं, जो एक समय तक फिक्स्ड होते हैं, उसके बाद ये वेरिएबल हो जाते हैं। मतलब कॉस्ट दैट हैव बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट, द फिक्स्ड पोर्शन रिमेन कांस्टेंट वाइल द वेरिएबल पोर्शन एक्टिवली कहते हैं एक्टिवली लेवल्स। मतलब क्या होता है कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी का जब कनेक्शन लिया जाता है ना बेटा, तो मीटर की गवर्नमेंट की चार्ज होती है, वो मिनिमम लेते हैं आपसे। मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि हर महीने तुम्हें 200 रुपये मीटर का चार्ज देना पड़ेगा, तुम चाहे एक भी यूनिट बिजली को कंज्यूम मत करो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें 200 रुपये पर मंथ तो मीटर का चार्ज देना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, तुमने 200 रुपये पर मंथ मीटर का चार्ज दे दिया, समझ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जैसे तुम बिजली उठाओगे ना, तो फिर वो जो यूनिट्स उठेंगे उसका चार्जेस अलग देना पड़ता है। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर 100 रुपये तक यूनिट उठाते हो तो तुम्हें शायद 4 रुपये 5 रुपये के बीच में देना पड़ेगा। अगर 100 रुपये से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उठाते हो, 200 रुपये तक उठाते हो, तो तुम्हें 5 से 6 रुपये के बीच में देना पड़ेगा। अगर 200 यूनिट से ज़्यादा उठाते हो हर मंथ, तो शायद 6 से 7 रुपये देना पड़ता है। तो डिपेंड करता है। तो ये देखो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो ये क्या हो जाता है, बेसिक फी के उसके ऊपर ये सारे चार्जेस लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक लेवल तक वो फिक्स्ड है सर, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं डिफरेंसेस। अगेन ये आपका होमवर्क है, घर पे पढ़ना है, याद करना है आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं। तो एक होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट, दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। मतलब मान लो कि हमारे यहाँ जो लेबर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम जॉब से निकाल के नए लोग को हायर कर सकते हैं ना। ये कंट्रोलेबल है कि नहीं है? मान लो हम ब्रेड बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरा मैदा वेस्ट हो रहा है, तो उस मैदा वेस्टेज पे हम कंट्रोल लगाएं।
हम ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें जिससे मैदा कम वेस्ट हो, जिससे हमारा वेस्टेज कम हो और हमारी प्रोडक्शन बढ़े, जिससे हम लोग प्रॉफिट कमा पाएँ, पैसा का वेस्टेज कम हो, तो ये कंट्रोलेबल हो गया, ठीक है ना। लेकिन अनकंट्रोलेबल फैक्टर क्या होता है, जैसे मेरे वर्कर्स है वो स्ट्राइक पे चले गए, मान लो गवर्नमेंट बोलती है कि आज से देश में ब्रेड ही बंद हो जाएगा। जैसे अभी देखो कि ड्रीम11, मेक माई सर्कल, ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी जो सट्टेबाजी को प्रमोट करती थी। गवर्नमेंट ने अचानक से एक रूल लाया जहाँ पे ये बोला कि ये सारे जो गेम खेलना है इलीगल हो गया। अब इन रातों रात क्या हुआ, इन सब कंपनियां डूब गए, मतलब इनको बिजनेस बंद करना पड़ा अपना। अब ये क्या था, क्या ये कंट्रोलेबल फैक्टर था? नहीं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर था, गवर्नमेंट ने वो डिसीजन लिया ना। तो ये कुछ चीज़ें होता है, जैसे फैक्ट्री के लोग स्ट्राइक पे चले गए, गवर्नमेंट ही इसके रेगुलेशन ऐसा आ जाती है जो कि आपको वो काम को करने से मना कर देता है, तो ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर हो जाता है। तो ये कंट्रोल के हिसाब से देखो कॉस्ट होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो उसको आप कंट्रोल करके अपने बस में कर सकते हो जिससे कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट बोलती है करने के लिए और वहाँ पर आपके अंदर कंट्रोल नहीं रहता, तो अल्टीमेटली आपको वो खर्च करना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट बोलेगी एक काम करो, अपना सारे इंप्लॉयज़ का जो फैक्ट्री में काम करे सबको एक काम करके घर दो फ्री में। अब घर देना है, गवर्नमेंट तो बोल के निकल गई, खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा सबका घर बनवा के सबको देने के लिए, तो वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट का है, मना तो कर नहीं सकते। लेकिन वही कंट्रोलेबल फैक्टर क्या होता है, जैसे कि मान लो सप्लाई करना, प्रोडक्शन मैनेजर को एडजस्ट करना, बेटर रिसोर्सेस एलोकेशन के, बोलना कि भाई देख सामान ज़्यादा वेस्ट हो रहा है इसको सही कर। अगर हमारा एक एम्प्लॉई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसको जितना काम करना चाहिए था नहीं कर रहा है, कान चोरी कर रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब वाले की तरह है, उसको नौकरी से निकालो, हटाओ, नए लोगों को लाओ, तो कंट्रोलेबल कॉस्ट है ना। ओके चलो, अब यहाँ पे बात करते हैं समय के हिसाब से। समय के हिसाब से एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, पिछले साल के बेसिस पे अभी डिटरमाइन कर रहे हैं। जैसे पिछले साल हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखना कि पिछले साल चलो 20,000 का ये रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, तो ये पिछले साल हमने 20 का करा है, तो ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया, पास्ट, ठीक है ना, पास्ट का, भूतकाल का। ओके लेकिन प्री डिटरमाइन का मतलब आगे आने वाले समय में कितने का मिलेगा। लेट से हो सकता है आने वाले समय में 22,000 का मिलेगा, तो हमने पहले से प्रिडिक्ट करके रखा है, तो उसको बोलते हैं प्री डिटरमाइन, पहले से आपको पता है। तो ये कॉस्ट हिस्टोरिकल और प्री डिटरमाइन कॉस्ट बस इतना ही होता है। क्या ये आपको समझ में आया? आगे बढ़े, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, और अपने कम्युनिटीज़ में फैलाओ यार प्लीज़, ठीक है ना। ऐसा मत करो इतने रात को बैठ के, रात क्या सुबह हो गया यार, रात भर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा तो मेहनत का रिजल्ट दिया करो, ठीक है। चलो आगे आता है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर में आता है हमारे पास आउटले कॉस्ट। आउटले कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि आपने परचेज़ किया मशीनरी प्रोडक्शन के लिए और पेमेंट किया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये क्या हो जाएंगे, आउटले कॉस्ट हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, एक्चुअल कैश इन्वॉल्व होता है और आप एक्चुअली चीज़ों को रिसीव करते हो, चाहे तो आप मशीन खरीदा तो मशीन रिसीव हुआ आपको, अगर एडवर्टीजमेंट का पेमेंट किया तो एडवर्टीजमेंट आपको सर्विस रिसीव हुई है, ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है, एक चीज़ को छोड़ के दूसरा नेक्स्ट बेनिफिट को आप ऑप्ट करते हो। जैसे मान लो अभी मैं सो सकता था, ठीक है, लिटरली स्लीप, मुझे नींद आ रही है, सो सकता था, बट मैंने सोना छोड़ के तुम्हारे लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने का सोचा, मतलब मैं कर रहा हूँ, सोचा ही क्या कर रहा हूँ, तो मैंने एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ किया एक के ऊपर, ठीक है, एक का मैंने सेक्रीफाइस किया, तो मैंने सोना छोड़ा ना, वो मेरे लिए क्या है बेटा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। चूजिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक इंस्टेड ऑफ सेम फंड्स ऑफ बिजनेस वेंचर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए मैंने स्लीप और लेक्चर का ले लिया आपका एग्जाम्पल। शट डाउन कॉस्ट क्या होता है, मान लो बिजनेस आप बंद कर रहे हो, बंद करते हो तो बेटा उस समय भी खर्चे होते हैं ना, जो एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी वैलरी दे के उनका खाता बंद करो, सब कुछ करना, तो उसमें खर्चा लगता है। संक कॉस्ट क्या होता है, संक कॉस्ट क्या होता है, जो ऑलरेडी खर्च कर दिया गया है, ठीक है, एंड चेंज्ड बाय एनी करंट और फ्यूचर एक्शन, मतलब मनी स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मान लो R&D पे मैं खर्च कर रहा हूँ, तो मान के चलता हूँ ये एक तरीके से पैसा डूब गया। R&D पे जो खर्च किया, मान लो कुछ डेवलप करा हमने, मान लो लेट से एक ऐसा स्मार्टफोन डेवलप करा जो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार उसके देख सकते हो, उसका कंपोनेंट आपको विजिबल ही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये इसको बनाने में जो भी पैसा लगा वो एक तरीके से संक कॉस्ट हुआ, वो पैसा डूब गया आपका, मतलब वो पैसा वापस रिकवर नहीं होगा। हाँ, आप इस फ़ोन को जितना बेचोगे उससे प्रॉफिट आपको जनरेट होगा, तो वहाँ से पैसा रिकवर कर पाओगे ऐसा, मगर इस R&D से डायरेक्टली आपको पैसा कुछ भी रिसीव नहीं होने वाला। फिर आता है प्रोडक्ट कॉस्ट, ये होता है प्रोसेस जो डायरेक्टली एसेसिबल होता है किसी प्रोडक्ट में। मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें कितना कितना खर्च लगा, जैसे मान लो कि पेन बनाना है तो 2 रुपये की प्लास्टिक लग गई, 1 रुपये का इंक लग गया, 3 रुपये का कैप लग गया, 2 रुपये का टैक्स लग गया, तो कुल मिला के देखोगे हमारे पास 9 रुपये का कॉस्ट आ गया, प्लस 2 रुपये हमने प्रॉफिट जोड़ा है, 11 रुपये मार्केट में पेन बेच रहे हैं, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट से लिंक होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं।
और इसके साथ हमारा चैप्टर जो 7 है वो कंप्लीट हो गया है। और बहुत छोटा सा चैप्टर था नो डाउट, क्योंकि मैंने इस तरीके से आपको परोसा है कि छोटा लग रहा होगा, लेकिन इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है। थियरी है बट टेक्निकल है। जब तक कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं हो गया तुम नहीं समझ पाओगे चीज़ों को, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है तुम्हें। ओके, इस बात को मेरा ध्यान रखना। अगला चैप्टर हमारा जो होगा वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होगा, और ये चैप्टर बड़ा होने वाला है, बट डोंट वरी, जब तेरा भाई साथ में है तो टेंशन किस बात की, कवर करवा दूंगा ये भी, इतना भी टफ नहीं है, देख लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछी जाती इसमें, ठीक है ना, ठीक है, तो उसमें उसको लेके परेशान नहीं होता। जैसे यहाँ पे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स वगैरह उतना नहीं पूछते हैं लोग एग्ज़ाम वगैरह में। ओके, तो उतना घबराने की बात नहीं है। जहाँ पे जो चीज़ होगी, जैसे आइडिया वगैरह आज के समय आउटडेटेड वगैरह है, ठीक है, तो उतना कोई पूछता वूछता नहीं है, बट स्टिल आई विल कवर, ठीक है, इतना तो कवर कर दूंगा कि एग्ज़ाम में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, भगवान ना करे कभी पूछ लिया तो तुम आंसर देने के लिए काबिल तो रहोगे, ठीक है, तो परेशान होना नहीं है। और देखो मैं अभी बैठ के फिर इसको भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। लाइक ज़रूर करना क्योंकि मेरा एफर्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है, और बदले में तुमसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, रीच, ठीक है ना, बेसिकली रीच। लोगों को शेयर करो, अपने क्लासमेट्स वगैरह को बोलो कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दो, जिससे यूट्यूब क्या करेगा, इस वीडियो को और भी ज़्यादा पुश करता है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।